कि बच्चों हम स्टार्ट करें गायनोकोलॉजी, जिसके टोटल हमारे पास 26 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, 71 ईयर ओल्ड आंटी हैं जो इनको यूरिनरी एपिसोड्स आते हैं बार बार और 24 घंटों में। तो एक दिन में कितनी बार 13 से 16 मरतबा यूरिन के लिए जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या, उनको कॉन्स्टिपेशन भी है, उनको इवैक्यूएशन में मसला आ रहा है और ये फाइबर इंटेक से उनकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। दिन में 2 मरतबा चाय पीती हैं, सोशल कम्युनिटी और इन सब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती अपनी प्रॉब्लम की वजह से। और अंडर डायनेमिक उनकी जो हमें टेस्टिंग से पता चला, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग से हमें पता चला कि उनका ना डिमिनिश ब्लैडर कैपेसिटी है और 15 cc एट 15 cc और कंफर्म किया कि जनाब डेट्रूसर मसल जो है वो कल्प्रेट है, उसकी इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। तो डायग्नोसिस के हमने कहा अर्ज इनकॉन्टिनेंस है और यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो दूसरा सवाल हमसे पूछा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मुझे बताओ और उसकी टाइप्स बताओ, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताओ ना। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की डेफिनेशन हमारे पास ये आती है जनाब, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, जो कि आपके जो इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इनएबिलिटी टू रिटेन यूरिन आया वो लॉस ऑफ स्फिंक्टर की वजह से है, जो कि एक्यूट या परसिस्टेंट हो सकता है। एक्यूट का मतलब ये कि ट्रांजिएंट कॉजेज जैसे सिस्टाइटिस, और परसिस्टेंट का मतलब स्ट्रोक या डिमेंशिया हो सकता है। टाइप्स की बात करते हैं, 4 टाइप्स है हमारे पास, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो और फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस क्या होता है कि सडन रिलीज ऑफ यूरिन हो जाता है जैसे ही आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, खांसी करने से, हंसने से, एक्सरसाइज, स्ट्रेन या ओबेसिटी की वजह से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और नीचे जो पड़े हुए पेल्विक फ्लोर मसल्स है जिन्होंने काउंटर एक्ट करना होता है वो वीक है। तो स्फिंक्टर वीकनेस है। अब जैसे कि पोस्टमार्टम केस में, मेनोपॉज के केस में, पेडेंडल नर्व के केस में, इन केसेस में वीकनेस की वजह से क्या हो जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हावी हो जाता है और यूरिन लॉस हो जाता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये होता है ब्लैडर जो है बड़ा वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और ये यूरिन लीक होना शुरू हो जाती है आफ्टर सेंसेशन ऑफ ब्लैडर फुलनेस इज परसीव्ड। और उसके बाद जाके देखो ब्लैडर ने भी कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यूरिन लीक हो रही है और अभी तक ब्रेन को पता ही नहीं कि जनाब ये हुआ है। तो इतनी देर में जब वो रीच करता है टॉयलेट तो उसको लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास अर्ज इनकॉन्टिनेंस, डेट्रूसर मसल की इंस्टेबिलिटी है या हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है स्ट्रोक के केस में, ये सेंसरी इंस्टेबिलिटी जैसे हाइपरटेंसिव ब्लैडर होता है। तो अर्ज हो गया। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में लिखा हुआ है कि जनाब ब्लैडर जो है वो कंटिन्यूसली लीक करता जाता है। अब ये सेकेंडरी है टू यूरिन रिटेंशन, कि यूरिन बढ़ती जा रही है ब्लैडर के अंदर, ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर हो गया है और एम्प्टी नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। वो चाहता है कि एम्प्टी करे पर वो ब्लैडर से यूरिन कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, जिस वजह से वो ड्रिबलिंग उसकी लीकेज चलती रहती है। तो 3 वजूहात लिखी हुई हैं, 3 केसेस लिखे हुए हैं। एनाटॉमिक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यूरिन लूज तो होना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन प्रोस्टेट इतना बड़ा हो गया कि वो आपके उसको कंप्रेस कर रहा है तो यूरिन प्रॉपर्ली बाहर नहीं आ सकता। एक कंट्रैक्टाइल ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डायबिटीज़ की वजह से, न्यूरोजेनिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सुप्रास्कैलर सैक्रल स्पाइनल लेजन्स की वजह से। तो ये डिफरेंट 2 ए हो गए, एक एनाटॉमिक, एक कंट्रैक्टाइल, एक न्यूरोजेनिक। फिर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्या होती है कि इनएबिलिटी होती है, लीकेज एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू टॉयलेट ना। तो वो टॉयलेट नहीं जा रहा है, इसमें बेसिकली आपका जो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन है ना वो क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉग्निशन होती है डिमेंशिया के केस में, अल्जाइमर के केस में, फिजिकल फंक्शनिंग, स्ट्रोक के केस में, एनवायरमेंटल बैरियर्स के केस में ना। इसमें पूछा गया है कि पेल्विक फ्लोर इसको फिजियोथेरेपी कैसे मैनेज करेगा। तो हमने कहा उसके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज सिखाओ, तभी आपकी जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ना इस केस में ठीक हो जाएगी। अब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज में हमारे पास टोटल हमने बोला है 7 है हमारे पास। अब जो 7 है हमारे पास उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कीगल एक्सरसाइजेज की। कीगल एक्सरसाइजेज और फिर आप यहाँ से ये वाला पॉइंट ले लो, इनकॉर्पोरेट कीगल इन डेली एक्टिविटीज़। फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बोलो, स्ट्रेंथनिंग, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग कराओ, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कराओ, बायोफीडबैक कराओ, उसको बिहेवियर और उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराओ और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो उसको। और सबसे पहले हम बायोफीडबैक भी फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होती है, वो लोग आप उनकी री एजुकेशन कराते हो वो जो कंट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, तो उनकी कंट्रैक्शन में मदद देने के लिए, इनिशिएट एक्टिव कंट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। फिर कीगल एक्सरसाइजेस का पॉइंट आता है जिसमें हमने कहा ये एक्टिव और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। टाइप 1 ये होती है कि आप उसे कहते हो होल्ड करो कंट्रैक्शन। पहले तो वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा था ना, तब हमने इलेक्ट्रिकल करंट दी। अब हम कहते हैं आप होल्ड करो कंट्रैक्शन को और 10 सेकेंड होल्ड करो, 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड रेस्ट करो, होल्ड करने के बाद 10 सेकेंड का रिलीफ लो और रेस्ट करो और फिर उसके बाद दोबारा 10 सेकेंड
होल्ड करो। टाइप 2 होती है कि कोई कंट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। तो शट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन 10 to 80 रेपिटेशंस पर डे करते हैं। आपने बटक्स को स्क्वीज़ नहीं करना, अपने एब्डोमिनल्स को यूज़ करना है और उसका प्रेशर जो है बेरिंग डाउन की तरह वाले फीलिंग में। पेल्विक फ्लो कीगल एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेटेड इन डेली लाइफ विद लिफ्टिंग, कफिंग, कुछ उठाते हुए, कफ करते हुए, चेंजिंग पोजीशन। इसमें कहते हैं कंट्रैक्ट करो पेल्विक मसल फर्स्ट देन डू, जब भी अपना काम करना है वो फिर करो, पहले एब्डोमिनल्स कंट्रैक्ट करो। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का क्या फ़ायदा होता है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है लेटर एनआई मसल्स की। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग से क्या होता है? वेटेड वेजाइनल कॉन्स यूज़ करते हैं होम एक्सरसाइजेस और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं। बायो फीडबैक से प्रेशर रिकॉर्डिंग्स आप रखते हो अपने पास और री इन्फोर्स करते हो कि एक्टिव से ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कंट्रैक्शन हो और रिलैक्स हो ब्लैडर। और इसकी फिर हमारे पास 2-3 पॉइंट्स बिहेवियल ट्रेनिंग में हम कहते हैं आप रिकॉर्ड रखें अपने पास कि कितनी हिस्ट्री ऑफ वॉइडिंग है, कितनी मरतबा जाती है एजुकेशन, उसको बताओ, उसे बताओ जनाब देखो ये एनाटॉमी है, ये इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है और ये रीज़न है तुम्हारे मसल्स की वीकनेस की, इनकॉन्टिनेंस की। और अवॉइड करना है तुमने वेलसल्वा को और हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को। रेगुलर वॉइडिंग स्केड्यूल बनाओ, एम्प्टी करो टाइम से ब्लैडर को। लाइफस्टाइल में ये है कि वेट को कम करो, फ्लूइड को मैनेज करो और कैफ़ीन ना लो ना, जो वो कैफ़ीन ले रही थी दिन में 2 मरतबा। और प्रोवाइड करो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल कॉन्सिक्वेंस। आप ज़ाहिर है वो एक सोशल एक्टिविटी से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है और तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की चाहिए होती है। टोटल 9 पॉइंट्स है। सबसे पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फंक्शन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, फिर मैंने बोला कीगल एक्सरसाइजेस, फिर मैंने कहा कीगल को डेली लाइफ में लेके आओ, फिर हमने बोला कि पेल्विक फ्लोर, फिर हमने कहा स्ट्रेंथनिंग, फिर हमने कहा बायोफीडबैक के बाद हमने 3 चीज़ें कही, हमने कहा बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये हमारे 9 पॉइंट्स हो गए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एक आंटी हैं जिनका सी सेक्शन हुआ है, एक लेडी है 32 ईयर्स लेडी है, सी सेक्शन के 2 हफ्ते बाद आई है, तो कैसे रिहैबिलिटेशन प्लान बनाओगे? तो हमारे पास यही प्लान है। तो प्लान में हमारे पास क्या होता है, पहले हमने देखा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास 7 रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला उसको पल्मो और वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, इस पे हम काम करेंगे। पल्मो और अगले पेज पे वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन लिखा हुआ है। पोस्ट सर्जिकल पेन है तो पहले हम पेन पे काम करेंगे, ठीक है। उसे एडिशंस बन जाती हैं तो एडिशंस के लिए हम काम करेंगे। फॉल्टी पोस्चर है तो पोस्चर एजुकेशन करेंगे। पेल्विक फ्लोर के डिस्फंक्शन का मसला है तो वही जैसे ऊपर पेल्विक फ्लोर में एक्सरसाइजेस कराई थी वैसे एक्सरसाइजेस करवाएंगे। एब्डोमिनल वीकनेस है तो एब्डोमिनल की एक्सरसाइज कराएंगे। जनरल फंक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट डिलीवरी तो एडियल्स वगैरह करवाएंगे। तो आप माइंड में लेते जाओ, उसको पल्मो और वेस्कुलर का मसला है, ठीक है, उसको सर्जरी कराई है, सी सेक्शन कराया, साफ ज़रे दर्द है तो दर्द भी है, पी से पेन है, पी से पोस्चर है, पी से पेल्विक फ्लोर है, फिर पेल्विक फ्लोर है तो एब्डोमिनल भी वीक है। एडिशंस बनती जा रही हैं जो इंसिजन की साइड है और पोस्चर उसका बुरा था और फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन है पोस्ट डिलीवरी। तो टोटल इसको देखते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन अच्छा करना है ताकि निमोनिया ना हो, तो ब्रीथिंग, कफिंग, हफिंग सिखाओ। पेन को ख़त्म करना है, जैसे कफ और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आता है तो उसे बताओ कि तुम टेंस यूज़ करो अपने इंसिजन साइड को सपोर्ट करने के लिए कि खिंचाव ना पड़े, तो वहाँ पे पिलो रखो। और कफ और ब्रेस्ट फीडिंग जब आपको हो तो आपने सपोर्ट रखनी है अपने पास ताकि कम से कम वो जगह शेक हो, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स आते हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि इंसिशनल सपोर्ट विद पिलो या हैंड्स के साथ, वही पीछे वाली बात, सपोर्ट दो और एजुकेट करो रिगार्डिंग द इंसिशनल केयर एंड रिस्क ऑफ इंजरी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है तो एक्टिव लेग एक्सरसाइजेज, अर्ली एम्बुलेशन, पीछे पल्मोनरी, अब वेस्कुलर और पेन हमने ये कर लिया। इसी तरह हमारे पास इंसिजन वाली जगह है पर जहाँ से उसको इंसिजन हुई वहाँ की सर्कुलेशन, हीलिंग और एडिशन को रोकना, बेसिकली एडिशन फॉर्मेशन है तो जेंटल एब्डोमिनल एक्सरसाइज करो, इंसिजन की सपोर्ट करो, स्कार मोबिलाइजेशन वगैरह करो। पोस्ट सर्जिकल उसको डिस्कम्फर्ट है फ्रॉम फ्लैटुलेंस वगैरह की वजह से तो इंस्ट्रक्शन दो, मसाज करो, सपोर्टिव एक्सरसाइज। पोस्चर करेक्ट कराना है हमने तो पोस्चर करेक्ट करने के लिए पोस्चर इंस्ट्रक्शन वगैरह, और बच्चे की भी केयर कैसे करनी है, खुद का कैसे ख्याल रखना है। लो बैक पेन है तो उसे एरियल्स में पोजिशनिंग बताओ, इंसाइजनल स्प्लिंटिंग और बॉडी मैकेनिक्स से इंस्ट्रक्शन दो कि जनाब ऐसी पोजीशन बनाओ कि आपको बैक पेन ना हो। पेल्विक फ्लोर का मसला है, एब्डोमिनल का मसला है तो पेल्विक फ्लोर और एब्डोमिनल के लिए आप उनकी प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस कराओगे। एजुकेट करोगे टाइप ऑफ फ्लोर डिस्फंक्शंस के बारे में, उसे बताओगे ये नुकसान हो सकते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइजेस बताओगे डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए, सब कुछ। क्वेश्चन 5 और 6 हमारे पास आता है। 5 और 6 में हमसे ये पूछा जा रहा है, पहले हम क्रॉस कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। अब हम 5 6 करें तो इसमें क्या है, हमारे पास एक लेडी है जिसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है पर उसकी कोई डिजीज़ है, किसी भी वजह से उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी और रिस्क है, बच्चे और माँ की जान दोनों को ख़तरा है, पर उसको कैसे मैनेज करोगे। 29 ईयर ओल्ड है परी और उसको डॉक्टर कह रहा है कि उसका सर्विक्स डायलेट हो चुका है, प्रीटर्म लेबर में है, क्लियर चेंजेस आ गई हैं सर्विक्स के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल में नर्स लेके जा रही है, लेकिन जो पेशेंट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको कोई कंट्रैक्शन वगैरह नहीं है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है मैनेज करने में। पहली बात यह है कि
देखो उसके मसल आया स्टिफ होंगे या उसकी मसल लेंथ नहीं होगी, तो हमने स्टिफनेस को कम करना है, मसल लेंथ और बल को मेंटेन करना है, सर्कुलेशन अच्छी करनी है, वहाँ पे डीवीटी ना हो, उसको प्रोप्रियोसेप्शन अच्छी करनी है, उसका पोस्चर अच्छा करना है विद इन द लिमिट्स जो भी हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल है। उसके अलावा हमने उसके बोर्डम को ख़त्म करना है, उसको रिलैक्स करना है कि वो परेशान ना हो, और उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है, और पोस्टमार्टम रिकवरी भी उसमें हमने इन्हांस करनी है। और प्रिकॉशंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन से होते हैं, तो इसका कोड है आदमी डेफ। ए से हमने कहा एनीमिया है, उसे डी से हमने कहा गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, एम से हमने कहा मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स है, आई से हमने कहा सीवियर इन्फेक्शन है, डी से हमने कहा डायस्टेसिस रेक्टाई है, ई से हमने बोला कि एक्सट्रीम ओबेसिटी में है बड़ी, ठीक है, ये एक्सट्रीम अंडरवेट है, एक्सट्रीम ओबीज है, ये एक्सट्रीम अंडरवेट है, ईटिंग कोई डिसऑर्डर है, ई से ना एक्सट्रीम ओबीज, एक्सट्रीम अंडरवेट, या ई से ईटिंग डिसऑर्डर, एफ से हमने बोला कि वो जनाब एक्सट्रीम फैटीग में है पड़ा। तो ये फीमेल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आदमी डेफ हो गया, एनीमिया था, डायबिटीज़ था, मसल्स का मसला था, उसे कोई इन्फेक्शन था, डायस्टेसिस रेक्टाई था, खाना कम खाती है, ज़्यादा खाती है, ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि ओवरवेट या अंडरवेट है, या फैटीग एक्सट्रीम किस्म की। तो ये हमारे हाई रिस्क हो गया। अब हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा था, उनको अंदर मजीद रीड करते हैं। तो पहली बात स्टिफनेस की थी, फिर मसल लेंथ की थी, फिर सर्कुलेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, पोस्चर, बॉर्डम रिलैक्सेशन, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, एनहांस करना है पोस्टमार्टम। तो इस तरह से तो स्टिफनेस को कम करने का तरीका क्या होता है, पोजिशनिंग करो, उसे इंस्ट्रक्शन दो, इस तरह की पोजीशन बनाओ, और जॉइंट मोशन जो भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है मेंटेन करना है, मसल लेंथ और बल को तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करो, मैक्सिमाइज करना है सर्कुलेशन, डीवीटी को प्रिवेंट करना है, एकल लंबे रेंज ऑफ मोशन, प्रोप्रियोसेप्शन अच्छी करनी है, तो एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, बॉडी को मूवमेंट में रखो जितना पॉसिबल हो, इंप्रूव करना है पोस्चर, तो उसको इंस्ट्रक्ट ही करोगे, करना उसने खुद ही है, और मॉडिफाई करोगे जो जो चीज़ें नेसेसरी एक्टिविटी के दौरान मॉडिफाई करा सकते हो, इंप्रूव कराओगे उसके पोस्चर को। फिर हमारे पास आता है वो इसमें बेड मोबिलिटी करते हो, ट्रांसफर्स टेक्निक करते हो, इफ़ अवेलेबल अवॉइड करते हो वेल्सल्वा को, वेल्सल्वा अवॉइड करना है, हमने उस प्रेशर को बिल्ड नहीं होने देना। बेड मोबिलिटी और ट्रांसफ़र टेक्निक्स करते हो पोस्चर के लिए। रिलीव करना है बोर्डम, तो एक्टिविटीज़ में उसको वो रखो, क्योंकि वो बोर हो रही है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप उसे ऐसी एक्टिविटीज़ देते हो। पोजिशनिंग फॉर एक्सरसाइज, इनकरेज करते हो कि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करे विद अदर्स ऑन बेड रेस्ट भी करिए और बातें वगैरह भी करें। इन्हांस रिलैक्सेशन टेक्निक कराओ, वो स्ट्रेस ले रही है तो उसका स्ट्रेस मैनेज कराओ, डिलीवरी के लिए उसको प्रिपेयर करनी है, उसे चाइल्ड बर्थ एजुकेशन करो, उसकी ब्रीथिंग ट्रेनिंग कराओ, उसको रिलैक्स करवाओ, उसको असिस्ट करो, एक्सरसाइज के अंदर प्रिपेयर करो लेबर के लिए, और लेबर के बाद रिकवरी के लिए एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन दो, होम प्रोग्राम दो उसको, और बॉडी मैकेनिक्स इंस्ट्रक्शन दो जो भी रिलेटेड है चाइल्ड केयर के। और हाई रिस्क तो आदमी डेफ हम लोग कर चुके हैं। इसका बी पार्ट ये है कि बेड एक्सरसाइजेस बताओ हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए। तो बेड एक्सरसाइजेस में जो मैंने नंबरिंग की हुई इसके मुताबिक हम चलते हैं, हम ऊपर से नीचे जाएंगे। हम सबसे पहले नेक की मोशन करते हैं, हम उसे कहते हैं ऊपर देखो नीचे देखो, अपने हेड को राइट और लेफ्ट करो। इसके बाद हमने बोला कि तुम शोल्डर पे आओ, शोल्डर एल्बो और फिंगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जैसे ऐसे करो जैसे छत को हाथ लगाना है, रीच द सीलिंग, आर्म सर्कल्स करो। तो नेक हो गई, शोल्डर हो गया। फिर हम कहते हैं एब्डोमेन पे आ गए। एब्डोमेन में हमने क्या किया, चेक किया डायस्टेसिस तो नहीं है उसके। डायस्टेसिस क्या होता है अगले मसल्स इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो डायस्टेसिस तो नहीं है, उसको चेक करोगे। तो हम वेरी लो इंटेंसिटी और क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे अगर हुई भी तो। फिर हमने कहा पेल्विक फ्लोर, नीचे एब्डोमेन के बाद पेट के बाद पेल्विस, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराएंगे। साथ ही हम पेल्विक में पेल्विक टिल्ट कराएंगे, ब्रिजिंग कराएंगे, ग्लूटियल कराएंगे, और फिर हम उसकी लेग पे आ जाएंगे, एक टांग की SLR कराएंगे, सुपाइन में या साइड लाइन पोजीशन में SLR करा लेंगे। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी की एडक्शन अबडक्शन कराएंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन SLR होगी तो एडक्शन अबडक्शन पे पहुंच जाएंगे। फिर हमने यूनिलेटरल रेंज ऑफ मोशन डायगनल पैटर्न्स में कराएंगे फॉर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों के। अब हमने सिंपल मूवमेंट के बजाय अब हम डायगनल पैटर्न्स पे मूव करेंगे। फिर हम अल्टरनेट नी टू चेस्ट जो हमारी होती हैं एक्सरसाइजेज विलियम फ्लेक्शन वो कराएंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट में हम एंकल पंपिंग कराएंगे। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। नेक से स्टार्ट किया था, नेक में ऊपर नीचे देखो, लेफ्ट साइड रोटेट करो। शोल्डर एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएंगे ऐसे जैसे सीलिंग को रीच करी हो। शोल्डर के बाद पेट पे चले गए, डायस्टेसिस रेक्टाई को देखना है। फिर हम पेल्विक फ्लोर, फिर पेल्विक टिल्ट, ब्रिजिंग पे चले गए। फिर हमने कहा लोअर एक्सट्रीमिटी की पे चले गए, SLR करो, साइन लाइन और सुपाइन में लोअर एक्सट्रीमिटी की एडक्शन अबडक्शन करो। फिर हमने कहा कि डायगनल पैटर्न्स में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की डायगनल पैटर्न्स में एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा अल्टरनेट नी टू चेस्ट, और फिर एंकल पंपिंग और सर्कल्स वगैरह में करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बैकवर्ड शोल्डर सर्कल्स ये मैंने मिस कर दिया था। शोल्डर एल्बो को हमने शोल्डर को लेके बैकवर्ड शोल्डर
शोल्डर सर्कल्स करने हैं। जैसे आर्म सर्कल्स यहाँ पे हमने छोड़े हैं तो ये बैकवर्ड शोल्डर सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डैट इज़ हमारा 5 और 6। अब हम 7th क्वेश्चन पे जाते हैं, जो मैंने बोला डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई होता है हमारे जो पेट के मसल्स है ना, यहाँ पे हमारे पास एपिनेरोसिस होता है, ठीक है, जिस लीनिया एल्बा कहते हैं। और यहाँ हमारे बाकी सारे रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक, सुपरफिशियल से डीप अगर जाओ एक्सटर्नल फिर इंटरनल, ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसके अलावा आसपास परो रेक्टस एब्डोमिनस। तो डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है, इन्हीं मसल्स का मसला होता है। डायस्टेसिस रेक्टाई होता है सेपरेशन हो जाती है रेक्टस एब्डोमिनस का। रेक्टस एब्डोमिनस समझो दरमियान से फट सा गया है, खुल गया है इन मिड लाइन ऑफ लीनिया एल्बा। ये जो मिड लाइन ऑफ लीनिया एल्बा होती है, तो इसकी एटियोलॉजी, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अननोन है। लेकिन कंटिन्यूटी और इंटेग्रिटी ऑफ एब्डोमिनल मस्कुलेचर अगर डिस्टर्ब होता रहे तो ये भी वजह बन सकती है, वैसे ही अननोन है। कोई भी सेपरेशन, अगर ये सेपरेशन जो मैं कह रही हूँ इन दो मसल्स रेक्टस एब्डोमिनस में जो सेपरेशन है लीनिया एल्बा के ऊपर, तो अगर ये लार्जर देन 2 सेंटीमीटर है या उसमें आपकी 2 फिंगर्स आ जाती हैं, तो फिर जनाब ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, मतलब काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है ये। तो इसका क्या होता है, और इसमें मेरे ख्याल से था कि 4 सेंटीमीटर्स होता है, तो फिर इसका कोई एक्सरसाइज नहीं होता, डायरेक्ट सर्जरी होती है। इस तरह की भी कोई बात मैंने शायद कहीं देखी है, तो कंफर्म 4 सेंटीमीटर कंफर्म नहीं मुझे। खैर, तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंस और करेक्टिव एक्सरसाइजेस क्या कराएंगे आप इसके लिए ना, तो इसके लिए हमारे पास करेक्टिव एक्सरसाइजेज आती हैं। उसके अलावा हमारे पास डायस्टेसिस रेक्टाई का हमने फिर मेथड्स बताए, हेड लिफ्ट और हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट। हम अब इनको देखते हैं जल्दी से। सिग्निफिकेंस व करेक्टिव एक्सरसाइजेस मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट हमारे पास है, पर कंडीशन ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई जो है वो प्रोड्यूस करती है मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट्स। डायस्टेसिस रेक्टाई हुआ, मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेन आ रही है, जैसे कि लो बैक पेन है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ एब्डोमिनल मस्कुलेचर के वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा पेल्विस को, लंबर स्पाइन को, तो हमारा क्या है, डायस्टेसिस रेक्टाई होने की वजह से मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेन आ रही है, जैसे कि बैक में दर्द है और स्टेबलाइज नहीं हो रही पेल्विस और लंबर स्पाइन। ये हो गया। फंक्शनल लिमिटेशन क्या होती है, फंक्शनल लिमिटेशन होती है कि पर्सन जो होता है इनएबल होता है कि वो इंडिपेंडेंट सुपाइन टू सिटिंग ट्रांजिशन कर सके, मतलब लेटे वैसे उठ के भी बैठ सके। आप जब लेट के उठ के बैठते हो, जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पेट के मसल्स किस तरह वर्क करते हैं। टांगे भी ऊपर, एकदम टांगे ऊपर, ये पेट और ये बाजू भी हमने ऊपर हवा में रखा होता है, तो सारा यहाँ पे हमें स्ट्रेस पड़ रहा होता है। तो अब इनके क्योंकि मसल्स आप ज़्यादा डिस्ट्रप्टेड हैं, तो लेटने से उठने की ट्रांजिशन भी नहीं कर सकते। एक्सट्रीम लॉस ऑफ मैकेनिकल अलाइनमेंट और फंक्शन ऑफ रेक्टस मसल एक्सट्रीम किस्म का गिर चुका होता है, तो फंक्शन नहीं कर सका। फीटल प्रोटेक्शन साफ ज़्यादा नहीं कर सकेगा। अब इतनी स्वेयर सेपरेशन हुई हुई है, तो आपकी क्या होती है, पहले स्किन आती है, फिर फेशा आता है, फिर फैट आता है, फिर पेरिटोनियम आता है और आगे मसल आता है, और मसल की सपोर्ट तो है ही नहीं। लेस प्रोटेक्शन हो गई फीटस को, तो फीटस के लिए भी अब हमारे लिए उसके लिए भी रिस्क हो गया। अब पोटेंशियल फॉर हर्निएशन, अब साफ ज़्यादा हर्निएशन क्या होती है, आपके मसल्स वीक होते हैं, उनके दरमियान इंटेस्टाइन जो है ना वो निकल के बाहर आके प्रोट्यूट करके ठहर जाती हैं। सिवियर केसेस ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई प्रोग्रेस करती है टू हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विजरा थ्रू द सेपरेशन ऑफ लीनिया एल्बा। दिस डिग्री ऑफ सेपरेशन रिक्वायर्स सर्जिकल रिपेयर। Corrective exercises for diastasis recti. A check for diastasis recti must always be performed before initiating abdominal exercises, only for corrective exercises. तो इसमें क्या होता है, हेड लिफ्ट या हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट। तो हेड लिफ्ट या हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट कैसे करना है, यूज्ड अंटिल द सेपरेशन इज करेक्टेड 2 सेंटीमीटर और लेस। तो ये सिर्फ तब होता है जब 2 सेंटीमीटर आपका डायस्टेसिस रेक्टाई हो, 2 फिंगर विड्थ जो हमने कहा, या इससे कम हो, तब हम ये करेक्टिव एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। तो हेड लिफ्ट हो गई और हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट होता है। हेड लिफ्ट क्या होता है, पेशेंट की, ये आपने पिक्चर भी साथ देखनी है, पेशेंट पोजीशन। सबसे पहले हुक लाइन। हुक लाइन क्या होती है कि आपके हाथ जो होते हैं ना वो इस तरह से क्रॉस होते हैं अपने उसके ऊपर, ताकि आप ऑपोजिट में इधर से, और ये वाला हाथ इधर जाता है और ये वाला हाथ इधर आता है, ताकि उसको सपोर्ट दे सको, ठीक है। और यहाँ से आपने फ्लेक्स की हुई है अपनी टांगे, तो ये हमारे पास क्या है, हुक लाइन हो गई। और इसमें आप वुमेन को कहते हो कि आपने तो बाहर एक्सेल करना है। जैसे आप एक्सेल करोगे तो लिफ्ट करोगे अपने सर को ऑफ द फ्लोर, और अंटिल वो पॉइंट जब आपको अंटिल अनलेस बल्ज अपेयर होना शुरू हो जाए, कि यहाँ पे आपको फील होना शुरू हो जाए बल्ज ना, तो सांस बाहर निकालो और उसके साथ साथ अपना सर उठाओ। ये बात होगी। एट द सेम टाइम हैंड्स जो है पर वो करीब से करीब आते जाएंगे, ताकि रेक्टस मसल को मिड लाइन की तरफ पुश करें। देन द वुमेन लोअर हर हेड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता साफ ज़रा है वो सांस लेगी और अपने सर को पीछे की तरफ रखती जाएगी। देन हैव वुमेन लोअर हेड स्लोली। फिर एक्सरसाइज जो है वो एम्फसाइज करती है रेक्टस एब्डोमिनल मसल पर, और मिनिमाइज करती है ओब्लिक्स। ओब्लिक्स जो एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक है उनके यूज़ को कम करती है, और फोकस किस पे जा रहा होता है, रेक्टस एब्डोमिनस पर। सम वुमेन मे नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली रीच। अब कुछ लोग ओबेसिटी की वजह से, किसी भी वजह से, वो एब्डोमेन पे हाथ इस तरह रख ही नहीं सकते, तो आप उनको क्या करते हो, आप ना शीट रैप करते हो, दुपट्टा ले लो और इसी तरह उसको
अपोजिट साइड वाली यहाँ से इधर आपने दुपट्टा रखा यहाँ पे, और ये वाला इसके हाथ में हिस्सा पकड़ा दिया, ये वाला इस हाथ में हिस्सा पकड़ा दिया, और फिर वो अपने ट्रंक के अराउंड उन्होंने रैप किया होता है, उसको इस तरह से करती जाती हैं, एक्सहेल करके हर से हेड को लिफ्ट करती जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हेड पीछे जाता रहता है और इस तरह रिलैक्स हो जाती है। हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें वही हुक लाइन कराओ, ये लेटाओ और यहाँ से फ्लेक्स कराओ, ये हुक लाइन होगी। आर्म क्रॉस करो डायस्टेस रेक्टाइल पे जैसे ऊपर किया। हैव द पेशेंट स्लोली लिफ्ट हर हेड ऑफ द फ्लोर वाइल अप्रोक्सीमेटिंग, वैसे ही हाथ करीब लेते हैं और उसका सर उठता जाए, परफॉर्मिंग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। साथ इसमें क्या किया, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट का आपको पता है कि ये जो पेट है ना, ये पेट आप इधर कहो बेड की तरफ पीछे पुश करो, अपनी कमर को बेड पे पुश करो तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता होता है। ऑल एब्डोमिनल कंट्रैक्शंस जो होते हैं ना वो इस दौरान परफॉर्म होती हैं विद एक्सेलेशन, और सांस आप बाहर निकाल रहे होते हो इस दौरान में, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और एक्सटर्नल ओब्लिक पे जोर नहीं आता। तो इतना आसान है ना, सिर्फ बातों की बात है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने बताया जनाब, हमसे पूछा डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है। डायस्टेसिस रेक्टाई होता है जनाब रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल होता है उसके अंदर सेपरेशन आ जाती है मीडियल लाइन ऑफ लीनियर एल्बो पे। इसकी वजह अननोन होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये होती है कि जनाब बार बार एब्डोमिनल मसल डिस्ट्रक्चर होने की वजह से, अगर ये 2 सेंटीमीटर या उससे कम है यानी 2 फिंगर विड्थ है, तब हम इस पर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और किस तरह की हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो सबसे पहले हमने बताया कि वजह हमें लिमिटेशंस क्या हो रही थी। हमने कहा उसको कमर में दर्द आ रहा होता है, उसको पेल्विस और लंबर स्पाइन स्टेबल नहीं हो रही थी, फंक्शनल भी ये कि सीधा लेटी हो तो उठ नहीं सकती, फीटल प्रोटेक्शन के अखाक देगी, स्किन फेशिया सबक्यूटेनियस फैट पेरिटोनियम तो है, लेकिन अगर नीचे मसल नहीं है तो रिस्क है बच्चे के लिए भी पोटेंशियल हर्निएशन है कि वो हर्निएशन हो जाती है। विजरल एब्डोमिनल विजरल कंपोनेंट्स बाहर प्रोट्यूट कर सकते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइजेस 2 हैं बड़ी, और सिर्फ तब कराते हैं जब 2 सेंटीमीटर या इससे कम अगर वो हो। तो इसमें हेड लिफ्ट और हेड लिफ्ट विद पेल्विक टिल्ट आता है। पहले आप उसे हुक लाइन में करते हो, फिर आप कहते हो क्रॉस आर्म्स करो ओवर द एब्डोमेन और एक्सहेल करो और सर को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ और हाथों को करीब ले आओ, अप्रोक्सीमेट करो। इससे एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के ऊपर जोर नहीं जाता, सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस काम कर रहा होता है। और एक्सहेल करने का फ़ायदा क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ ही सर पीछे रखते जाओ और इनहेल करते जाओ। इसमें जो लोग नहीं कर सकते उनको कपड़ा रैप करके दे दो। पेल्विक टिल्ट क्या है, यही सब कुछ करो और बस इसमें पुश करनी है कमर को पीछे की तरफ, पेल्विक को पोस्टीरियर टिल्ट करना है और फिर स्लोली लोअर हेड, फिर अपने हेड को नीचे लो करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है कम्प्लीटली तौर पे। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट हैज़ डेवलप लिम्फेडीमा, उसको लिम्फेडीमा हो गया, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी उसने 5 साल पहले कराई थी। प्रेजेंट करती है फिजियोथेरेपी में विद फिंगर एंड हैंड स्वेलिंग एक्सटेंडिंग प्रोक्सिमली टू द अपर आर्म। उसको लिम्फेडीमा था, उसने मास्टेक्टमी करवाई, ठीक है, ब्रेस्ट रिमूवल कराया उसने। उसका अब बाजू में हाथों में क्या है, स्वेलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। एलिवेशन उसकी अब इफेक्टिव नहीं रही, एलिवेट करने से जैसे दोबारा से सब चीज़ें हार्ट की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, तो वो नहीं है। और अब वो किस तरह से हार्ड हो गया है, हार्ड टू पेल्पेट है, फोर आर्म विद पोस्टीरियर स्टेमर साइन और पोस्टीरियर स्टेमर साइन है। स्टेमर साइन वो होता है कि आप ना हाथों के पिंच करते हो तो वो पिंच भी नहीं होता, तो इतना मोटा होता है कि पिंच भी नहीं हो रहा, हाथ में नहीं आ रहा, ये स्टेमर साइन होता है। तो जो स्टेमर साइन है, अगर आप इसे थेरा की बुक से पढ़ोगे तो वहाँ पे टेबल है। तो स्टेज 2 का स्पॉन्टेनियसली इरिवर्सिबल होता है। तो 0, 1, 2, 3 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। तो सेकेंड और थर्ड स्टेज में पॉजिटिव स्टेमर साइन होता है। अब क्योंकि वो हार्ड स्वेलिंग और इस तरह से है पड़ा और वो अभी इन्फेक्शन और इस तरफ नहीं गया, तो ये स्टेज 2 है पड़ी। वो टेबल वहाँ से मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। मैनेजमेंट क्या होगी, मैनेजमेंट ये है कि लिम्फेडीमा की आप CTT करते हो, ठीक है। CTT क्या होती है, कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी होती है और इसको डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं इसके लिए। कम्प्लेक्स लिम्फेडीमा थेरेपी, कंप्लीट या कम्प्लेक्स डीकंजेस्टिव थेरेपी या डीकंजेस्टिव लिम्फेटिक थेरेपी, ये हमारे पास 4 हो गई। ट्रीटमेंट जो होता है टिपिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 क्या होता है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट फेज़ होता है, यानी उसमें हम काम करते हैं। फेज़ 2 होता है आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को कहते हैं जो हमने करवा दिया उसको मेंटेन करो, तो मेंटेनेंस फेज़, इंटेंसिव ट्रीटमेंट फेज़। गोल 1 जो होता है हमारे पास, फेज़ 1 ट्रीटमेंट जो होता है उसमें रिडक्शन करते हैं, वेयर द गोल 2 जो फेज़ 2 होता है वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होता है। Therapist directed care is replaced by the patient directed care as the treatment moves from phase 1 to phase 2. थेरेपिस्ट, अब जो इंटेंसिव था जिसमें थेरेपिस्ट केयर कर रहा था वो फेज़ 2 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट डायरेक्टेड केयर पे चला जाता है। फेज़ 1 से फेज़ 2 में आप शिफ्ट हो जाते हो। फेज़ 1 फेज़ 2, मैंने फेज़ 1 कहा कि इंटेंसिव है, फेज़ 2 कहा कि मेंटेनेंस फेज़ है, फेज़ 2 मेंटेनेंस है, फेज़ 1 इंटेंसिव है, फेज़ 1 में थेरेपिस्ट करता है, फेज़ 2 में पेशेंट खुद करता है। फेज़ 1 में क्या है, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज है और यहाँ पे क्या सेल्फ मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंप्रेशन बैंडेज लगाते हैं, स्किन और नेल के और एक्सरसाइज कराते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन थेरेपी करते हैं, कंप्रेशन गारमेंट दिन के टाइम में
पे पहनते हैं, मल्टीपल लेयर बैंडेजिंग करते हैं इधर भी रात को टाइम, और स्किन और नेल केयर और एक्सरसाइज इसमें भी ये, इसमें स्किन और नेल केयर और सेल्फ वाला और मल्टीपल लेयर और दो चीज़ें बस कंप्रेशन थेरेपी, कंप्रेशन ड्यूरिंग द डे भी करते हैं। तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है? मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें एमएलडी की बात की, इसमें भी एमएलडी की बात की, तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? एमएलडी क्या होता है? स्लोली आप क्या करते हो? स्ट्रोकिंग करते हो, स्ट्रोकिंग ऐसे ऐसे टैप करके ना स्ट्रोकिंग करते हो और सर्कुलर मसाज करते हो अपने उसके ऊपर। और किस तरह से करते हो? स्पेसिफिक सीक्वेंस में करते हो विद इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी, जैसे इस केस में बाजू था। तो आप शुरू कहाँ से करोगे? आपने प्रॉक्सिमल से करते हो, आप नीचे से पाँव से या उंगलियों से स्टार्ट नहीं कर देते, आप बाजू से स्टार्ट करते हो। प्रॉक्सिमल कंजेशन इन द ट्रंक, ग्रोइन, बटक, एक्सेला करते हो, वो पहले क्लियर करते हो टू मेक द रूम फॉर द फ्लूइड, ताकि बाजू से निकलेगा, फिर आप फोर आर्म, अपर आर्म, फिर फोर आर्म, फिर आप नीचे आओगे। तो डायरेक्शन ऑफ मसाज जो होता है वो टुवर्ड द लिम्फ नोड्स होता है। अब कौन से नोड्स होंगे? बाजू में एक्सिलरी होंगे। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल स्ट्रोकिंग करते जाओगे, ऐसे टैप टैप और सर्कुलर मसाज करते जाओगे। फ्लूइड इन द इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी इज देन क्लियर्ड। फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन एंड देन इज द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लिम्फ। पहले प्रॉक्सिमल को करते हो, समझो शोल्डर को किए, फिर आप अपर आर्म, फिर आप लोअर आर्म यानी कि फोर आर्म, फिर इस तरह। बिकॉज एमएलडी जो होता है ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है और इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसमें जितना पेशेंट सेल्फ मैनेज खुद को कर सकता है ना, जितना जल्दी उसको सिखा दोगे उतना ट्रीटमेंट प्रोग्राम में आसानी होगी, वो खुद को करता रहेगा ज़रूरत के मुताबिक। कंप्रेशन थेरेपी, कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ करते हो, स्लीव्स और स्टॉकिंग्स कराते हो, बैंडेजेस टू प्रमोट द लिम्फ फ्लो। तो ये हमारे पास होता है। ठीक हो गया। तो हमने जनाब आगे भी हैं बड़ा, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या है? ये जो गारमेंट्स हैं, जो कंप्रेशन गारमेंट्स हमने उसको पहनाई है, इसका फ़ायदा क्या होता है? ये अफेक्ट करता है लिम्फ को, इनकरेज करता है फ्लो ऑफ लिम्फ फ्लूइड ऑफ द अफेक्टेड एरिया। न्यूमेटिक कंप्रेशन जो है परी, ये मशीन होती है जिसमें क्या होता है, वो बाजू होता है, बाजू आप अपने ऊपर पहन लेते हो, वेस्ट लाइक होता है, जैसे वेस्ट लाइक गारमेंट होता है जिसको आप पहनते हो, और उसके मशीन जो है हवा भरती है और कम करती है, तो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता रहता है। इस तरह कंप्रेशन फ्लूइड जो है वो ड्रेनेज होती रहती है। स्किन केयर क्या होता है? रेगुलर क्लीनिंग करनी होती है अफेक्टेड एरिया की टू अवॉइड इन्फेक्शन। एप्लीकेशन करते हो मॉइस्चराइजर की ताकि प्रिवेंट कर सो ड्राई स्किन और क्रैकिंग को। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हो, कोई भी कट या ब्रेक हुआ है तो आप वहाँ पे भी फ़ौरन से उसको ट्रीट वगैरह करते हो। मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हो, स्किन को ड्राई नहीं होने देना, कोई कट या ब्रेक लग गया उसको फ़ौरन से ट्रीट करो। रेगुलर क्लीनिंग करते हो, इन्फेक्शंस को अवॉइड करते हो। तो ये सारी हमारे पास एक्सरसाइजेज हो गई। तो जनाब हमारे पास एक आंटी थी, ठीक है, लेडी आई है जिसको हुई हुई है और वो हार्ड है, तो हम और स्टमर साइन पॉजिटिव है, तो स्टेज 2 हो गया। लिम्फ को कैसे मैनेज करना है? तो हमने कहा CDT और MLT है। CDT क्या होती है? डीकंजेस्टिव थेरेपी होती है, इसके नाम लिखे हुए हैं, कम्प्लेक्स लिम्फेडीना थेरेपी, कंप्लीट या कम्प्लेक्स डीकंजेस्टिव थेरेपी या डीकंजेस्टिव लिम्फेटिक थेरेपी। ये 3 इसके नाम हो गए। हमने कहा ये 2 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 में इंटेंसिव होता है, फेज़ 2 मेंटेनेंस होता है। फेज़ 1 में हम रिड्यूस करते हैं, फेज़ 2 के अंदर मेंटेन करते हैं। फेज़ 2 लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, पहले थेरेपिस्ट डायरेक्टेड होता है, फेज़ 2 जो होता है ट्रीटमेंट पेशेंट डायरेक्टेड होता है। और फेज़ 1 के अंदर हम MLT करते हैं, कंप्रेशन थेरेपी करते हैं, स्किन और नेल केयर और एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी एक्सरसाइज, स्किन और नेल केयर, सेल्फ MLT करते हैं, कंप्रेशन गारमेंट और ड्यूरिंग द डे भी पहनाते हैं, मल्टी लेयर बैंडेजिंग नाइट पे करते हैं। MLT को डिफाइन किया, MLT हमने कहा है कि वेरी लाइट रिपीटेटिव स्ट्रोकिंग और सर्कुलर मसाज होता है, जो कि स्पेसिफिक जो भी एरिया इन्वॉल्व होता है उस पर करते हैं। और पहले प्रॉक्सिमल को करते हैं, जैसे ट्रंक का एरिया, ग्रोइन, बटक, एक्सिला का एरिया करते हैं। फिर हम उसके लिए बाकी रूम बनाते हैं कि ओके अब नीचे से फ्लूइड वापसी इधर लेके आएँ, फिर इधर से निकाल के वापसी हम हटाएं। तो डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स की तरफ होती है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल स्ट्रोकिंग करते हैं, पहले प्रॉक्सिमल को करते हैं, फिर दोबारा उसने बात रिपीट कर दी। MLT काफ़ी टाइम लेता है, अगर पेशेंट को खुद सेल्फ सिखा दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। कंप्रेशन थेरेपी, न्यूमेटिक थेरेपी, कंप्रेशन गारमेंट, स्लीव और स्टॉकिंग्स और बैंडेजेस होते हैं ताकि लिम्फ फ्लो को वो प्रमोट कर सकें। जबकि न्यूमेटिक जो होती है वो क्या होती है? वो हमने क्या मशीन होती है और ये वेस्ट लाइक होती है, उसको पहनते हैं, वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है। स्किन केयर में रेगुलर क्लीनिंग करते हो टू अवॉइड इन्फेक्शन, एप्लीकेशन करते हो मॉइस्चराइजर की ताकि वहाँ पे ड्राई स्किन क्रैकिंग को प्रिवेंट करो। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, कोई कट ब्रेक वगैरह ना हो इसमें। ओके, अब हम इसको वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं अपने इन क्वेश्चन की।